एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर मेरे सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। इस लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर लॉज ऑफ मोशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। चलो शुरू करते हैं आज का फोर्थ लेक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं किन बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा है। कृति प्रधान फ्रॉम डिगबोई असम, she has sent me the homework. Very good, Kriti. Debanshi Priyadarshini, studying in Saint Vincent Convent School, Odisha. Very good, Debanshi. Now straight away let us move to today's topic. First of all, we will do the revision of all the formulae that we have studied so far. तो हमने क्या क्या फॉर्मूला अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर से। सबसे पहले जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो है फोर्स का F इक्वल्स टू MA। आई होप तुम लोग को याद हो गया होगा अभी तक, बिकॉज नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द फोर्थ लेक्चर। तो ये तो पहले लेक्चर में ही हमने पढ़ा है, तो आई होप ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए तुम लोगों का। F इक्वल्स टू MA यानी फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, यानी उसका फॉर्मूला क्या था हमने पढ़ा था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है। और हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, हमने पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, v माइनस u बाई टी, दिस इज द एक्सेलरेशन। लेकिन इसको जब हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी m इंटू v माइनस यू बाई टी, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज इक्वल टू ma, यानी फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी। तो ये एक रिलेशन भी हमें मिला था। तो इन तीनों फॉर्मूलाज को बेसिकली हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया था। सो आई होप ये तीनों फॉर्मूलाज तुमको याद है, तुम सभी लोगों ने याद कर लिया है। नाउ लेट अस मूव अहेड। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वी ऑल नो। तो फोर्स का डेफिनेटली कोई ना कोई यूनिट होगा। हम सभी लोगों को पता है फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। अब हम 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, कितना फोर्स को हम बोलेंगे, कितना अमाउंट ऑफ फोर्स को हम बोलेंगे कि ये 1 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स है, यानी हमें 1 न्यूटन अमाउंट ऑफ फोर्स को डिफाइन करना है। तो डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। इफ यू रीड द डेफिनेशन इट सेज 1 न्यूटन इज द फोर्स which when acts on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square। देखो क्या बोल रहा है, अगर हम फोर्स का डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखें तो F इज इक्वल्स टू MA। नो डाउट एवरीबडी नोज दिस, F इज इक्वल्स टू MA। तो फोर्स का ऐसा यूनिट हमने बोला न्यूटन, तो हम यहाँ लिख दिया 1 न्यूटन। अब मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, मास का केजी होता है, हमने यहाँ लिख दिया 1 kg। मल्टीप्लाई किससे किया गया है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट से। एक्सेलरेशन का क्या होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो हमने क्या किया, यानी हमारा इक्वेशन क्या आ गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो हमारा इक्वेशन आया इसी से हम डिफाइन कर देंगे 1 न्यूटन फोर्स कितना फोर्स होता है। तो बड़ा इजी है डिफाइन करना। तो 1 न्यूटन, देखो कैसे मैं बना रहा हूं, 1 न्यूटन इज द फोर्स विच व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये जो इक्वेशन हमने लिखा इसी को हमने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, हम उस अमाउंट ऑफ फोर्स को बोलेंगे जो 1 kg अमाउंट ऑफ मास पर अगर एक्ट होता है तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो जितना फोर्स ये कर रहा है उस फोर्स को हम बोलेंगे 1 न्यूटन। तो वेरी सिंपल। अगर बाई चांस एग्जाम में ये डेफिनेशन तुम्हें रटा हुआ है लेकिन भूल गए हो, तो तुम्हारा ये फॉर्मूला अगर याद है F इक्वल्स टू MA, तो तुम वहां से इस तरह से डेफिनेशन को आराम से लिख सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, रटना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। सो जो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है उसको हम सिंबल में कैपिटल N लिखते हैं। सो व्हाट इज रिटन, द स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ न्यूटन इज N, कैपिटल N। लेकिन जब हम वर्ड में लिखते हैं न्यूटन
तो हम n हमारा स्मॉल होगा. यू सी व्हेन वी आर राइटिंग द यूनिट इन वर्ड NEWTON, तो वहाँ पे न्यूटन का n स्मॉल होगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट. बट इफ वी राइट कैपिटल NEWTON, अगर हम तब ये जो वर्ड हम लिख रहे हैं, दिस इज द नॉट द यूनिट ऑफ फोर्स, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन. और जब हमने n को स्मॉल लिख दिया, न्यूटन का n हमने अगर स्मॉल लिखा जस्ट लाइक दिस, तो हमारा ये अब साइंटिस्ट का नाम नहीं है, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स. आई होप ये क्लियर है. अब सीजीएस यूनिट की बात करेंगे. ये तो ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन. नाउ व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, DYNE, डाइन. Now again the basic formula is same, F is equals to ma. Now we know that the CGS unit of force is dyne, so we have written 1 dyne. ठीक है, equals to mass का क्या होता है 1 gram. 1 gram is the CGS unit of mass, and acceleration का क्या लिखेंगे 1 centimeter per second square. तो हमने लिख दिया. ठीक है, यानी 1 डाइन को भी डिफाइन करना बड़ा सिंपल है. 1 डाइन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वही चीज हमने यहाँ लिख दिया. ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशंस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि डिफाइन द SI यूनिट ऑफ फोर्स, डिफाइन द CGS यूनिट ऑफ फोर्स. यानी तुम्हें स्टेट भी करना है कि फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, और साथ ही साथ उसको डिफाइन भी करना है कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स क्या है. और अगर सिर्फ पूछा है स्टेट द SI यूनिट ऑफ फोर्स, तब तुम्हें डिफाइन नहीं करना है, तुम्हें बस लिखना है द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. नाउ वी विल स्टडी द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन. कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर होगा क्योंकि दोनों ही फोर्स का यूनिट है, तो रिलेशन तो डेफिनेटली बनता है. Now here is the relationship. This is a very often, very frequently asked question, and definitely you should be able to do this derivation. ये आता है एग्जाम में. Relationship between Newton and Dyne बड़ा इजी है. 1 न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं 1 kg into 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कोई डाउट नहीं है, ये इक्वेशन तो अभी मैंने डिस्कस भी किया. तो अभी हम 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 kg इज 1000 ग्राम, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया. इट इज 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमारा क्या आ जाएगा, कितना जीरोज हो गया 5 जीरोज हो गया. तो हम लिख सकते हैं 10 to the power 5, और यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यही जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम डाइन बोलते हैं. डाइन इज व्हाट, ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट मींस वी कैन से दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन. इस इक्वेशन को तुम्हें रट लेना है, रादर याद कर लेना है, और समझते हुए याद करना है कि कैसे ये रिलेशन आया. 1 न्यूटन को कैसे हम 10 to the power 5 डाइन से इक्वेट किए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. नाउ कॉपी इट डाउन by pausing the video and then resume the video and continue further. Moving to the next topic for today, that is the statement of Newton's second law of motion. हम लोगों ने ऑलरेडी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल डेरिवेशन कर लिया है. क्या है मैथमेटिकल डेफिनेशन, F इक्वल्स टू ma. ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में तुम लोगों के साथ डिस्कस किया था. ठीक है, तो अभी हम इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो डेराइव हो गया, लेकिन इसका जो स्टेटमेंट है, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है न्यूटन ने दिया अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, उसको पढ़ने वाले हैं. बड़ा सिंपल सा चीज़ है. तो हम ये ऑलरेडी हमने एक चीज़ डिस्कस किया, इसको देखो. फर्स्ट यहाँ पे ये फार्मूला, जो लास्ट फार्मूला है, जो थर्ड फार्मूला है, यानी दिस वन, इसको हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया था कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, force is equal to rate of change of momentum. This mass into v minus u by t is what? This is rate of change of momentum only. We have derived it also in the previous lecture. तो force को हम लिख सकते हैं कि force is directly proportional to rate of change of momentum. Equation से दिख रहा है, यानी इस इक्वेशन को हमने क्या लिखा कि force is directly proportional to rate of change of momentum, जिसको हम डेल्टा
पी बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। ये तो मैंने डिस्कस किया था, डेल्टा क्या है, डेल्टा मीन स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, और उसको जब हम नीचे टाइम से डिवाइड कर दिए तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। तो उसी इक्वेशन से हमें मिल गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका भी डेफिनेटली डायरेक्शन होना चाहिए। तो न्यूटन ने बोला कि इसका डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बस यही दोनों चीज को उसने लिख दिया स्टेटमेंट में। देखो पढ़ते हैं, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू द फोर्स, अभी मैंने डिस्कस किया, टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड। ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है, यानी ये जो डेल्टा पी है, दिस इज द चेंज ऑफ मोमेंटम, ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम है इसका डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में इसका चेंज ऑफ मोमेंटम भी हो रहा है। तो ये है तुम्हारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस बार 2020 में जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट हुआ था क्लास 9 के लिए, बोर्ड एग्जाम तो उसे नहीं बोल सकते बिकॉज द कॉपीज वेर एग्जामिन्ड बाय द स्कूल टीचर्स ओनली, बट द क्वेश्चन पेपर हैड कम फ्रॉम द काउंसिल। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि क्वेश्चन पेपर काउंसिल से आया था। उस क्वेश्चन पेपर में, जो फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर में तुम्हारा ये स्टेटमेंट पूछा था, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था, स्टेट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो जिन बच्चों ने इसको रट लिया था, स्टेटमेंट को समझते हुए रट लिया था, उन्होंने इसको आराम से अटेम्प्ट कर लिया और मार्क्स उन्हें मिल गया। नाउ वी विल सी सम डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस फॉर्मूला को फिर से देखो, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। एक चीज को समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहां से समझने के लिए है। यहां पे देखो, अगर चेंज ऑफ मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, तो फोर्स और टाइम दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। फोर्स तुम्हारा इस साइड में न्यूमरेटर में है और तुम्हारा जो टाइम है डेल्टा टी है, चेंज ऑफ टाइम है, ये डिनोमिनेटर में है। यानी फोर्स एंड चेंज ऑफ टाइम इज these two are inversely proportional. Now what is the meaning of inversely proportional? Inversely proportional का मतलब होता है कि अगर फोर्स ज्यादा होता है, फोर्स बढ़ता है तो टाइम घटता है, या टाइम अगर बढ़ता है तो फोर्स घटता है। यानी इफ वन क्वांटिटी विल इंक्रीज द अदर क्वांटिटी विल डिक्रीज, और इफ वन क्वांटिटी विल डिक्रीज द अदर क्वांटिटी विल इंक्रीज। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये इक्वेशन बोल रहा है, ये तुम्हारा इक्वेशन बोल रहा है कि टाइम अगर ज्यादा रहेगा तो फोर्स कम लगेगा। कौन सा टाइम? वो टाइम जिस टाइम में मोमेंटम चेंज कर रहा है। समझने का कोशिश करो, दिमाग पे जोर डालो, तुम लोग इंटेलिजेंट हो, अगर जरा सा दिमाग पे जोर डालोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट विच टाइम, दिस डेल्टा टी डिनोट्स विच टाइम, दिस डेल्टा टी इज द चेंज ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच दिस मोमेंटम इज चेंजिंग। डेल्टा पी हो रहा है, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम जिस दौरान हो रहा है उस टाइम इंटरवल को हम डेल्टा टी बोल रहे हैं। वो टाइम इंटरवल अगर बहुत ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। इसको और समझ में आएगा जब हम अभी एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करेंगे। और अगर ये डेल्टा टी यानी ये चेंज ऑफ टाइम बहुत कम रहेगा तो फोर्स हमारा ज्यादा रहेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सेम चीज है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ और फिर ये एग्जाम्पल को समझाता हूँ, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। तो तुम लोग तो क्रिकेट भी खेलते हो, जनरली एवरीबडी ऑलमोस्ट प्लेज क्रिकेट। ओके, जब क्रिकेट खेलते हो तो बॉल को जब कैच लेते हो, जब हाई वेलोसिटी से बॉल तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो जब बॉल को तुम कैच करते हो तो हाथ को जरा सा पीछे ले जाकर बॉल को पकड़ते हो, हाथ को विड्रॉ करते हो ना, थोड़ा सा पीछे ले जाके बॉल को कैच करने के दौरान। इसको क्यों करते हो? ताकि तुम्हारे उंगलियों पर फोर्स कम लगे, तुम्हारा उंगलियों की हड्डियां ना टूटे। अगर कोई व्यक्ति उस तरह से कैच नहीं लेता है, डायरेक्टली हाथ एक जगह रख कर ही हाई वेलोसिटी बॉल को कैच करने की कोशिश करता है, तो उसकी उंगलियां फ्रैक्चर कर सकती हैं, बिकॉज उसमें फोर्स ज्यादा क्रिएट होता है। So actually you see when you are playing the cricket also physics is over there.
maybe you do not know the actual explanation of why you are withdrawing your hand, but now you will understand. You see, तुम जब हाथ को पीछे कर रहे हो तो एक्चुअली बॉल को रेस्ट में आने के लिए तुम ज्यादा टाइम दे रहे हो, isn't it? The ball is taking a longer time to come to rest when you are gradually withdrawing the hand and trying to slow down the ball. तो slowly बॉल रेस्ट में आ रहा है, यानी बॉल को हाई वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी में लाने के लिए तुम उसको ज्यादा टाइम प्रोवाइड कर रहे हो कि ज्यादा टाइम में बॉल हाई वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी में आ जाए। ये जो टाइम ज्यादा लग रहा है उसको रेस्ट में आने के लिए, तो टाइम इज मोर देन फोर्स इज लेस, ये इक्वेशन बोल रहा है कि टाइम ज्यादा लग रहा है उसको, रेट उसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है। पहले उसका वेलोसिटी सपोज v था, हाई वेलोसिटी था v, तो उसका मोमेंटम कितना था mv, और बाद में उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, यानी उसका वेलोसिटी m इंटू जीरो हो गया, उसका मोमेंटम m इंटू जीरो हो गया, तो फाइनल मोमेंटम उसका जीरो हो गया। ये जो इनिशियल मोमेंटम mv से तुमने फाइनल मोमेंटम जीरो लाया, ये जो डेल्टा p हुआ यानी चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, इसको तुमने ज्यादा टाइम दिया चेंज करने के लिए हाथ को विड्रॉ करके। इसके वजह से क्या हुआ, इक्वेशन क्या बोल रहा है, फोर्स इज लेस, तो तुम्हारा उंगलियां बच जाएगी। इसी चीज को यहाँ लिखा गया है। अब जो लिखा हुआ है देखने में लग रहा है बड़ा भयंकर चीज है बड़ा सिंपल चीज। क्या लिखा हुआ है, लेट u बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑफ मास m। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लो बॉल का कितना है, u है, उसका मास है m। तो व्हेन इट रीचेस द प्लेयर कैचिंग इट, नाउ इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, बॉल का वेलोसिटी था u, तो इनिशियल मोमेंटम mu हो जाएगा, लेकिन बॉल जब स्टॉप कर जाएगा उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो उसका मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू जीरो, दैट इज जीरो, तो फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा। ओके, नाउ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज जीरो माइनस mu, दैट विल कम माइनस mu। तो ये जो हमारा माइनस mu है, न्यूमेरिकली ये mu हो जाएगा, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये इसका मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, नाउ इफ ही डज नॉट पुल बैक हिज हैंड, तो क्या हो जाएगा, देन एंड द बॉल एज सुन एज इट टचेस द हैंड द बॉल स्टॉप्स, देन ही गेट्स वेरी लिटिल टाइम टू स्टॉप द बॉल। अगर वो हाथ विड्रॉ नहीं करता है देन ही गेट्स वेरी लिटिल टाइम टू स्टॉप द बॉल, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, जो मैंने तुम्हें बताया कि द फोर्स दैट विल बी क्रिएटेड ऑन हिज हैंड विल बी ट्रेमेंडस and his fingers can fracture. Now if he pulls back his hands, if the cricketer pulls back his hands along with the ball, he takes longer time, ये तुम्हें लिखना है एग्जाम में, to stop the ball. Now we know that force is inversely proportional to time, so if more time is taken, less force is created or is offered on his fingers, and therefore the cricketer avoids the chances of injury to his palms by withdrawing his hands along with the moving ball. आई होप ये तुम्हारा क्लियर हो गया। एक्सप्लेनेशन सिंपल है, बेसिकली ये जो इक्वेशन है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसी इक्वेशन से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसको हम अपने प्रैक्टिकल डेली लाइफ में भी यूटिलाइज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, एथलीट्स ऑफन लैंड्स ऑन सैंड और फोम आफ्टर टेकिंग अ हाई जंप। तो जनरली हर स्कूल में स्पोर्ट्स डे वगैरह भी होते हैं, तो स्पोर्ट्स डे में जब हाई जंप होता है तो हाई जंप में बच्चे क्या करते हैं, व्हेन दे आर जंपिंग दे जंप ऑन द सैंड और द फोम, और वो अगर रॉकी फ्लोर में अगर वो हाई जंप मारेगा तो उसको बड़ा जोर से इंजरी हो जाएगा। तो सॉलिड एकदम रॉकी सरफेस पे वो नहीं करता है, हार्ड सरफेस पे वो जंप नहीं करता है। तो तुम्हारे जो स्कूल के पीटी टीचर्स हैं दे मेक यू डू द हाई जंप ऑन सैंड और ऑन फोम। यू नो व्हाई, बिकॉज ऑन सैंड में जब तुम कूद रहे हो तो तुम हाई वेलोसिटी से कूद रहे हो और फाइनली तुम्हारा वेलोसिटी फिर जीरो हो जा रहा है, कि एकदम कॉन्सेप्ट वही है, तुम हाई वेलोसिटी से तुम्हारा वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है क्योंकि तुम फाइनली रेस्ट में आ जा रहे हो। लेकिन वो जो टाइम लग रहा है तुम्हारा मोमेंटम चेंज करने का फ्रॉम सम इनिशियल मोमेंटम टू जीरो मोमेंटम, ये डेल्टा पी को चेंज करने के लिए अगर ज्यादा टाइम दिया जाए तो तुमको फोर्स कम लगेगा। तो ज्यादा टाइम कैसे दिया जाएगा, डेल्टा टी को कैसे बढ़ाया जाएगा, बाई जंपिंग ऑन द सैंड। तो सैंड की वजह से द टाइम ड्यूरेशन इन विच your body or your feet comes to rest increases. Okay, now let us read. It is very similar to what we have just now studied. When an athlete lands
from a height on a hard floor, he may hurt his feet. अगर hard floor में jump करता है तो he may hurt his feet because his feet come to rest almost instantaneously. Instantaneously का मतलब बहुत ही छोटा time में, very short interval of time. And so a very large force is exerted on the floor, exerted by the floor on his feet. On the other hand, when he lands on sand or foam, देखो sand और foam में जब वो कूदेगा तो उसको क्या होता है, his feet push the sand or foam for some distance, therefore the time duration in which his feet come to rest increases. ठीक है, ये time increase करता है. As a result, force exerted on his feet by the floor decreases and he is saved from getting hurt. No problem, very simple. Similar thing is in the third example also. When the glass vessels fall on a hard floor, they break, but when they fall on carpet or on sand, they do not break. कांच का गिलास को अगर तुम जमीन पर गिरा देते हो हार्ड सरफेस पे, आम सी बात है कि वो टूट जाएगी, आम बात है. लेकिन अगर तुम उसको सैंड पे गिराते हो, बालू पे गिराते हो, तो कम चांसेस है टूटने का, वो नहीं टूटता है जनरली. इसका रीजन भी वही है, सेम रीजन है. देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन मोर, just I'm reading it. When a glass vessel falls from a height on a hard floor, it comes to rest almost instantaneously. That is in a very short interval of time. So the floor exerts a very large force on the glass. कोई डाउट नहीं है. बट अगर तुम उसको सैंड में गिराते हो तो टाइम इंटरवल इन विच द वेसल कम्स टू रेस्ट इंक्रीजेस. And what will happen as a result? The force exerted on the glass by the sand is less, and so the vessel will not break. I hope all the three examples are clear. Clear हो गया तीनों examples? चलो ये जो तीनों examples मैंने बताया तुमको, ये तीनों examples कोई भी एक, कोई भी दो, कुछ भी स्कूल में पूछा जा सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको उतार लो, लिख लो. ओके, नाउ मूविंग टू सम न्यूमेरिकल्स. आज कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लेते हैं. These numericals are very simple also. A cricket ball of mass 100 ग्राम, तो मास दिया हुआ है क्वेश्चन में. क्रिकेट बॉल है, उसका मास है 100 ग्राम. मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, उसका स्पीड कितना है 30 मीटर पर सेकेंड. इज ब्रॉट टू रेस्ट, उसे रेस्ट में ला दिया जाता है, यानी उसका फाइनल वेलोसिटी 0 है. इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, दिया हुआ है. ओके, और क्या दिया हुआ है, बाय अ प्लेयर इन 0.03 सेकेंड. तो टाइम भी दे दिया है, यानी मास इज गिवन, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, फाइनल वेलोसिटी इज गिवन. फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट में बॉल आ जाता है, और टाइम इज ऑल्सो गिवन. ठीक है, मुझे क्या निकालना है, चेंज ऑफ मोमेंटम इन द बॉल. तो बड़ा सिंपल है, चेंज ऑफ मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, और हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर देंगे. तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, यानी 0.1. हमने 0.1 कहाँ से ला दिया, हमने 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So here we have converted 100 gram into kg divided by 1000. It will come 0.1 kg. तो तुम्हारा आ गया इनिशियल मोमेंटम. ओके, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0.1 into 0 बिकॉज फाइनल वेलोसिटी इज 0. तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वी विल गेट द चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज -3 kg मीटर पर सेकेंड. डोंट मेक द मिस्टेक इन राइटिंग द यूनिट ऑफ मोमेंटम, दैट इज kg मीटर पर सेकेंड. इस यूनिट को भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, कहाँ से आया, बड़ा इजी यूनिट है. मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से ही यूनिट आ गया. नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज फोर्स निकालना है अप्लाइड बाय द प्लेयर. तो एवरेज फोर्स तो बड़ा इजी है. फोर्स का क्या है इक्वेशन मैं बताया था, फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी. इक्वेशन हम बार बार अभी पढ़ रहे हैं. तो चेंज ऑफ मोमेंटम तो अभी जो निकल गया हमारा -3 kg मीटर पर सेकेंड, और चेंज ऑफ टाइम डेल्टा टी भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.03. तो वी विल डिवाइड बोथ ऑफ देम, वी विल गेट -100 न्यूटन. यहाँ पे भी यूनिट का ध्यान रखना. नाउ हियर यू सी माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है. So what does this minus sign shows? The minus sign or the negative sign here shows that the force is applied in the direction opposite to the direction of motion of the ball. यानी ये फोर्स रेजिस्टिव फोर्स है, जिस डायरेक्शन में बॉल आ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को लगाया गया है. तो यानी बॉल को रोकने के लिए लगाया गया है. तो दिस नेगेटिव साइन हैज दिस सिग्निफिकेंस. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ.
ओके, द फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और मास दिया हुआ है। ओके, मास कितना है? 100 ग्राम मास दिया हुआ है। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। मुझे निकालना है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन में मास का वैल्यू तो दिया हुआ है, मास का वैल्यू को हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम से केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.1 केजी आ जाएगा। तो हमारा मास का वैल्यू तो दिया हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है। Now how do we find acceleration? Now very simple, you all are intelligent, you know that velocity time graph से अगर मुझे acceleration निकालना है तो मुझे ग्राफ का स्लोप निकालना होगा। ये बहुत ही पहले तुम लोग पढ़ चुके हो, नया चीज नहीं है। ओके, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस देन वॉच इट। ओके, इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा है मोशन इन वन डायमेंशन, उस चैप्टर में मैं डिटेल में डिस्कस किया था कि ये जो ग्राफ्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वहाँ पे डिटेल में मैंने डिस्कस किया था कैसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालते हैं। हमने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो लेट अस फाइंड द स्लोप। नाउ वी विल टेक 2 पॉइंट्स। ओके, तो जो पहला पॉइंट है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस है 20, दूसरा पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस है 0, फिर इस पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस है 5 और इस पॉइंट का कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस है 0, यानी 20/5। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे लगता है मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, तुम बना लोगे। मास का वैल्यू 0.1 kg, एक्सेलरेशन का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स तुम बना लोगे, वेरी सिंपल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.1 इंटू 4, यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन, यानी 0.4 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन, इसको मेरे साथ साथ बनाते जाओ। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is also very simple. A car of mass 480 kg moving with a speed of 54 km per hour. Now here mass दिया हुआ है 480 kg. मास कितना है? 480 kg. क्या ये SI यूनिट में दिया हुआ है? जी हाँ, kg मास का SI यूनिट होता है। अब स्पीड का वैल्यू भी दिया हुआ है 54 km per hour. स्पीड का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 54 km per hour. क्या ये SI यूनिट में दिया हुआ है? जी नहीं, ये ऐसा यूनिट में नहीं दिया हुआ है। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 54 को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से, और 5 3 जा 15, यानी हमारा 15 मीटर पर सेकेंड हमारा स्पीड आ गया इन मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन? इट इज स्टॉप्ड। ये स्टॉप किया जाता है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 10 सेकेंड। तो ये जो स्टॉप कर दिया जाता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है? उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 0। अच्छा, ये जो वेलोसिटी यहाँ पे हमने v लिखा था, लेट अस मेक दिस u बिकॉज दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सो व्हाट वी डू, इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया हुआ है? 15 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 0, क्योंकि उसे रेस्ट में ला दिया जाता है, इट इज स्टॉप। और एक वैल्यू हमारा दिया हुआ है टाइम। टाइम का वैल्यू कितना है? 10 सेकेंड, नो डाउट। नाउ कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड। मुझे फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू, जस्ट मिनट, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, नो डाउट। फिर इसको लिख सकते हैं, डेल्टा P को हम लिख सकते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लिख सकते हैं m इंटू v माइनस u, और नीचे हमारा t है। तो दिस इज आवर इक्वेशन। अब फोर्स हम आराम से निकाल सकते हैं। मास का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, मास का वैल्यू 480 kg है, ठीक है, इंटू v माइनस u करेंगे, यानी 0 माइनस 15, तो इट इज कमिंग -15, नो डाउट। और टाइम कितना है हमारा? टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -720 न्यूटन। ओके, सो व्हाट डज दिस माइनस साइन इंडिकेट? दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट दिस फोर्स इज द स्टॉपिंग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, क्योंकि ये ब्रेक के द्वारा लगाया गया है। तो ब्रेक तो
गाड़ी को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। तो therefore दिस इज अ रेजिस्टिव फोर्स, मीन्स ये मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है। अदरवाइज द वैल्यू ऑफ फोर्स इज, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 720 न्यूटन। दिस नेगेटिव साइन इज ओनली द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आई होप यहाँ तक तुम लोगों का क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बना लो, ये जितने सारे क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किया, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी का क्वेश्चंस भी, एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे वेल, स्टे गुड।